ये जो टनल आप देख रहे हैं ये कोई मामूली टनल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र के नीचे से गुजरने वाला टनल है। समुद्र के बॉटम से भी 250 फुट नीचे बना 50 किलोमीटर लंबा टनल ये वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसे इंजीनियर्स दुनिया का 7वां अजूबा भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कंस्ट्रक्शन है। 13,000 वर्कर्स का इंतहाई मुश्किल हालात में काम करना और जमीन के ऐसे हिस्से में खुदाई करना जिसके ऊपर पूरे समुद्र का वजन पड़ रहा हो। एक छोटी सी भी गलती इस पूरे टनल को पानी से भरकर इंसान और मशीन को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर सकती है, और वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। ज़ैफी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, करीब 13,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हो रही थी तो उसने आज के इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया। इनकी सेपरेशन की वजह बना समुद्र का ये हिस्सा जिसे आज इंग्लिश चैनल कहा जाता है। वैसे तो ये चैनल काफी फैला हुआ है लेकिन इस पॉइंट पे आकर काफी नैरो हो जाता है और यहीं पर इंग्लैंड और फ्रांस 33 किलोमीटर ही दूर होते हैं। हिस्ट्री में कई बार इस दूरी को खत्म करने की कोशिश की जा चुकी है लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स कई जाने गंवाने के बाद बंद कर दिए गए क्योंकि शायद तक टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। लेकिन जब 20वीं सदी में टेक्नोलॉजी अपने अरूज की तरफ कदम बढ़ा रही थी तब एक बार फिर से इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जमीनी राब्ते से जोड़ने का सोचा गया। ये 1980s का दौर था जब बड़ी से बड़ी मशीनरी बनाना भी पॉसिबल था। मशीन के अलावा एक और चैलेंज भी था और वो था इंग्लैंड को मनाना। इंग्लिश चैनल के ठंडे पानी ने हमेशा इंग्लैंड को दुश्मनों पर भारी हाथ दिया है। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक इंग्लैंड के कई दुश्मनों ने इस पर कब्जा करने का प्लान बनाया लेकिन वो इंग्लिश चैनल की सख्त कंडीशन भी थी जिसने इंग्लैंड का पलड़ा हमेशा भारी रखा। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने फ्रांस के केले नामी गांव से सीक्रेट अंडर वाटर टनल का प्रोजेक्ट भी प्लान किया था ताकि इंग्लैंड पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही ना हो सका। लेकिन हिटलर के मरने और वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप में काफी तब्दीली आना शुरू हो गई। बिजनेस बूम करने लगा और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। फ्रांस और इंग्लैंड जो कभी दुश्मन थे उन्होंने इंग्लिश चैनल के जरिए ट्रेड करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया। 1986 में इन दोनों मुल्कों ने डिसाइड किया इंग्लैंड को यूरोप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। इंग्लैंड में इस डिसीजन पर काफी प्रोटेस्ट हुए क्योंकि कई लोगों को इंग्लैंड की इस आइलैंड सल्तनत पर बहुत फख्र था। कई महीनों की लंबी टॉक्स के बाद फाइनली दोनों मुल्कों ने अंडर सी टनल बनाने का डिसीजन ले लिया। इसको चैनल टनल का नाम दिया गया जिसको अक्सर लोग यूरो टनल भी कहते हैं। एग्रीमेंट्स में ये तय पाया था कि इंग्लैंड और फ्रांस की टीम अपनी साइड से टनल खोदेंगी और दोनों टनल्स सेंटर पॉइंट पे आकर कनेक्ट होंगी। ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा फेलियर लग रहा था। समुद्र के नीचे 38 किलोमीटर लंबी टनल बनाना ये कोई ऐसा टास्क नहीं था जिसे कोई एक इंजीनियरिंग फर्म बनाने की हिम्मत करती। आखिरकार ये तय पाया कि 10 इंजीनियरिंग फर्म एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगी। चैनल टनल का डिजाइन बनने से पहले ये जानना जरूरी था कि टनल में कौन सी ट्रांसपोर्ट चलेगी, ये शुरू कहां से होगा और खत्म कहां पर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तय पाया गया कि टोटल 3 टनल्स बनेंगे जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान रेलवे रूट चलेगा। इसका एक टर्मिनल फ्रांस के शहर कैले जबकि इंग्लैंड में फोक्सटोन पर दूसरा टर्मिनल होगा। टनल की टोटल लंबाई 56 किलोमीटर होगी जबकि नीचे वाला पार्ट 38 किलोमीटर होगा। 1986 में जाकर फाइनली टनल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। सबसे बड़ा मसला जो इंजीनियरिंग टीम को फेस करना था वो था टनल बोरिंग मशीन का जिसको TBM भी कहा जाता है। क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना था इसलिए इतने बड़े डायमीटर का TBM भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए पहले TBM मशीन को बनाना पड़ेगा। हजारों मील दूर वाशिंगटन में इस ड्रिलिंग मशीन को बनाने का काम रॉबिन्स कंपनी के सुपुर्द किया गया जो बोरिंग मशीन बनाने के एक्सपर्ट्स हैं। कंप्लीट होने के बाद ये दो कामत मशीन 800 फुट लंबी और 1500 टन वजनी होगी। इसका डायमीटर 50 फुट का होगा जिसके आगे टंगस्टन कार्बाइड के कई 100 तेजधार ब्लेड लगे होंगे। इसके अंदर लगी हाइड्रोलिक लेग्स इसको आगे की तरफ धकेलेंगी। मट्टी टूटे हुए पत्थरों का मलबा बाहर निकालने के लिए मशीन में ही एक कन्वेयर बेल्ट लगी होगी जो मलबे को सर्विस ट्रेन तक लेकर जाएगा और ये ट्रेन मलबे को टनल से बाहर ले जाएगी। ये टनल बोरिंग मशीन अपने आप में ही एक अजूबा थी। पुरानी टेक्निक जिसके जरिए पहाड़ों में ब्लास्ट करके टनल बनाया जाता था उसके मुकाबले में ये बोरिंग मशीन डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। पर ये नई टेक्नोलॉजी अपने साथ ढेर सारे खतरे भी लेकर आई। अगर बोरिंग के दौरान कहीं से भी पानी लीक हो गया तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो इंसान और मशीन को सेकंडों में गर्क कर देगा। सर्वे से पता चला कि इंग्लैंड साइड के समंदर के नीचे चौक की लेयर मौजूद है जो पानी की लीकेज को टनल में आने से रोक पाएगी, लेकिन फ्रेंच साइड पे समुद्र के नीचे जमीन पर क्रैक्स मौजूद हैं जहाँ पर यह TBM काम नहीं कर पाएगी। उसके लिए अलग से एक नई TBM बनाने का फैसला किया गया जो टनल बोरिंग के साथ साथ एक सबमरीन भी होगी। ये पानी का उतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी जितना वर्ल्ड वॉर 2 की सबमरीन कर सकती थी। जब ये
मशीन तैयार हुई तो ये अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आई। जमीन से 200 फुट नीचे इसे पहुंचाया कैसे जाए। इस काम के लिए मशीन को डिसअसेंबल किया गया और एक एक पीस नीचे पहुंचाया गया। इसे जमीन के नीचे ले जाकर दोबारा असेंबल किया गया, जिसमें कई महीने और लाखों डॉलर्स लग गए। प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 2 साल गुजर चुके थे। 1988 में फाइनली इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो चुका था। मिट्टी और पत्थरों की इतनी बड़ी क्वांटिटी को डिस्पोज ऑफ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। एक दिन में ये मशीन 750 स्क्वायर फुट पत्थरों को काट रही थी और सिर्फ 1 घंटे में 2400 टन जितना मलबा जमा होता जा रहा था। इंग्लैंड वाली साइड पे इस मलबे को फोक्सटोन और डोवर के बीच में शेक्सपियर ब्रिज के नीचे डालकर ये सैमफायर होम नामी कंट्री पार्क बनाया जा रहा था। इसी वजह से ही ये कोस्टल लाइन से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। फ्रेंच साइड से इकट्ठा होने वाला मलबा कीचड़ की फॉर्म में था, जिसको सैंगिट के करीब एक वैली में डालकर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी। एक तरफ टनल से बाहर इतना ज्यादा मलबा निकाला जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ अंदर ले जाने वाला सामान भी बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे टीबीएम बोर करता जा रहा था, वैसे वैसे लूज रॉक और चौक की लेयर को सील करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऊपर समुद्र के पानी ने टनल का रास्ता बना लिया तो फिर उसको रोकना नामुमकिन होगा। इस काम के लिए टनल के साइज के जितने गोल कंक्रीट स्लैब फिट किए जा रहे थे। ये कंक्रीट न्यूक्लियर प्लांट्स में लगने वाले कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत है। रीइंफोर्स्ड स्टील से बने तकरीबन 7.5 लाख के करीब कंक्रीट के स्लैब्स इस टनल में इस्तेमाल हुए। इस स्लैब के एक रिंग का वजन तकरीबन 40 टन के बराबर है, यानी ये इतना ही कंक्रीट है जिससे 8 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। इनको सर्विस ट्रेन में डालकर टनल तक पहुंचाया जाने लगा, जहां एक स्पेशल मशीन थी जो इनको अपनी जगह पर फिट करती जा रही थी। कई हफ्ते गुजरते जा रहे थे और फिर महीने। दोनों तरफ से टनल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। सबको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था, कब ये दोनों टनल्स आपस में मिलेंगी। लेकिन देखने और सुनने में ये काम जितना आसान लग रहा है, हकीकत में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड था। दोनों टीबीएम ठीक पोजीशन पे आगे नहीं बढ़ेंगी तो जाहिर है समुद्र के नीचे दोनों टनल्स एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगी। इस मसले के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम यूज किया जा रहा था। एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन में लगा था तो दूसरा लेजर फ्रेंच मशीन में। दोनों लेजर सिस्टम्स एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड थे। जब भी कोई एक मशीन अपनी पोजीशन बदलती तो गाइडेंस सिस्टम मेन कंप्यूटर को सिग्नल भेजकर हाइड्रोलिक जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन चेंज करवा देता था, जिससे दोनों टनल्स एक दूसरे के साथ वापस से अलाइन हो जाते थे। ये गाइडेंस सिस्टम सही से काम कर भी रहा था कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए आखिरी 100 मीटर के फासले पर दोनों मशीन्स बंद कर दी जाएंगी और अगली साइड से एक स्टील रोड भेजकर ये कंफर्म किया जाएगा कि दोनों टनल्स की पोजीशन सेम है कि नहीं। 3 साल लगातार बोरिंग करने के बाद अब वो वक्त आ गया था जब बीच का फासला सिर्फ 100 मीटर रह गया था और प्लान के मुताबिक एक स्टील रोड भेजी गई। दोनों टनल्स की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम थी, सिर्फ इनमें 10 इंच का डिफरेंस था। अब इंजीनियरिंग टीम का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान था। दोनों टीबीएम में से एक को सुसाइड कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों टनल्स में 2 फुट मोटे कंक्रीट स्लैब्स लग चुके थे, यानी टनल का डायमीटर 50 फुट से कम होकर अब सिर्फ 46 फीट ही बचा था। 50 फुट बड़ी मशीन 46 फीट वाली टनल से बाहर तो आ नहीं सकती थी। इसलिए इस मसले का सलूशन ये निकाला गया कि दोनों में से एक मशीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसको इंजीनियर्स मैकेनिकल सुसाइड कहते हैं। पर ये बलि चढ़ाई गई इंग्लैंड वाले टीबीएम की। इसका एंगल चेंज करके इसको जमीन की तरफ भेजा गया और कई 100 फीट नीचे जाने के बाद इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहां पर आज तक ये दफन हुई पड़ी है। अब कंस्ट्रक्शन का फाइनल मोमेंट करीब आ चुका था। फ्रेंच टीबीएम आगे बढ़कर फाइनली इंग्लैंड टनल के साथ जा मिला और यहाँ पहुंचकर फ्रेंच टीबीएम को डिसअसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे डिसअसेंबल तो इंग्लैंड वाली टीबीएम मशीन को भी किया जा सकता था, लेकिन उसे दफन क्यों किया? हकीकत में जितना खर्चा एक टीबीएम मशीन को डिसअसेंबल करने में होता है, उससे कम खर्चे में एक नई टीबीएम मशीन तैयार हो जाती है। इसलिए कंपनी पहले सोचती है उनको कौन सा ऑप्शन कम नुकसान देगा। इसीलिए उस बिना पर फैसला किया जाता है कि इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करना है या फिर वापस बाहर निकालना है। 13,000 सालों में पहली बार दोनों कंट्रीज में लैंड कनेक्शन बनने जा रहा था। इस इवेंट के लिए जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, हर कंट्री का एक एक वर्कर चुना गया। उन्होंने आखिरी चौक की लेयर को मैनुअली जैक हैमर से तोड़ा और मीडिया इवेंट्स के लिए एक दूसरे से फ्लैग्स एक्सचेंज किए। हजारों साल पहले ग्लेशियर्स की वजह से जुदा होने वाले इंग्लैंड और फ्रांस दोबारा से जुड़ चुके थे। ये वाकई ही एक बहुत बड़ा करिश्मा था जिसे सेलिब्रेट करने के लिए जश्न मनाया गया। कई सालों की खून पसीने वाली मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। फिनिशिंग का काम कंप्लीट करने के बाद फाइनली 6 मई 1994 को चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्चे को अगर आज की डेट में एडजस्ट किया जाए तो 12 अरब पाउंड्स यानी 1190 अरब रुपए बनते हैं। कंस्ट्रक्शन की पीक पर 13,000 वर्कर्स काम करते थे, जबकि 10 वर्कर हादसाती तौर पर मारे भी गए। इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 टनल्स बनाई गई, 2 ट्रेन के लिए और एक इमरजेंसी के लिए। आज करीब 60,000 लोग रोज इस टनल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4,600 ट्रक्स, 140 कोचेस और 7,300 गाड़ियां भी शामिल हैं, जिनको कार्गो ट्रेन में पार्क करके टनल क्रॉस करवाया जाता है। उम्मीद है आप जैफी की ये वीडियो भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।